हाँ भाई, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी से एक छोटा सा चैप्टर है मेंबरशिप। ये जनरली अपन जब रेगुलर क्लासेस में करते हैं तो तकरीबन 5-7 दिन लगते हैं। जून एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम में अपन 5-7 दिन नहीं, 1 या 2 दिन नहीं, तो इसका एक सुपर फास्ट अपन रिकॉल कर लेते हैं जस्ट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में, 40 मिनट में पूरे मेंबरशिप चैप्टर का रिकॉल हो जाएगा। एक प्री कंडीशन इसके लिए क्या है, थोड़ा बहुत आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ हो, अगर कहीं से भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने नोट्स देखे हुए, अगर आप नोट्स देख के यहाँ बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प 100% होगी। अपन कोई रटाफिकेशन तरीके से इसका रिकॉल नहीं करेंगे, इसको समझ समझ के चलना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपने से एग्जाम में अटेम्प्ट होना चाहिए। अब अगर स्टार्ट करें अपन इस बात को, एक बेसिक बात कर लेते हैं। एक कंपनी की अगर अपन बात करते हैं, कंपनी चलाने वाले लोग कौन होते हैं? चलाने वाले होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओनर कौन होते हैं? मेंबर। और शेयर होल्डर टर्म में मेन फर्क क्या होगा? अगर सामने अपन ध्यान से देखें, मेंबर और शेयर होल्डर टर्म में टेक्निकली बहुत छोटा सा फर्क है। आप ये भी कह सकते हो कि दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स है, इंटरचेंजेबल। ये मेंबर है, ये शेयर होल्डर मेंबर, फर्क कहीं नहीं पड़ेगा। टेक्निकली फर्क कहां पड़ता है? जब एक मेंबर को हम मेंबर कब मानते हैं? जब उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा और उसने एक अग्रीमेंट करा हो राइटिंग में। फिर वो पता है आप सब बड़े एक्साइटेड हो, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना? वॉल्यूम इतनी रखो कि मेरी भी आ जाए। तो एकदम ध्यान से चले। मेंबर कब मानना है? जब आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में होगा और आपने क्या करा है। ध्यान देना, बीच में एंड है। अब मेरा एक सवाल आपसे, क्या ये कंडीशन आज के टाइम में चलती है क्या? यस और नो? आप ये भी जानते होंगे ना, आज के टाइम में तो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में होता है क्या? तो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से ये वाली बात भी एक बार याद दिला देता हूं, क्या थी ये। बेटा आज के टाइम में क्या होता है, कंपनी, एक मिनट, आज के टाइम में कंपनी अपने सारे शेयर्स कौन से फॉर्म में? नहीं नहीं नहीं, कंपनी अपने सारे शेयर फिजिकल फॉर्म में देती किसको है? ये दे देते हैं एक डिपॉजिटरी को। अब जनरली जो केवल सिंगल मॉड्यूल देता है बच्चा, तो वो नहीं समझता कि डिपॉजिटरी टर्म का मतलब क्या है। द टर्म डिपॉजिटरी मींस इट्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सेबी में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। इनका टेक्निकली मेन काम क्या होता है? आपसे फिजिकल शेयर को लेना, उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना। सर समझ में नहीं आती ये बात। आप बैंक को जाते हो ना, बैंक में नोट डलवाए, एक मैसेज फोन पे आया, 20,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तो आपने दी कौन सी मनी? फिजिकल मनी। और मैसेज आते हुए किसमें कन्वर्ट हो गई? तो ये भी तो वही है। आपके फिजिकल शेयर्स के जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, ये जमा करवा दो यहाँ पे। ये लोग क्या करेंगे, उन शेयर्स को डीमेट कर देंगे। डीमेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करने वाली कंपनी का नाम क्या होगा? डिपॉजिटरी। इंडिया में टेक्निकली दो हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, कंपनी ने फिजिकल शेयर इनको दे दिए। अब डिपॉजिटरी डीपी के थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये शेयर कहां तक पहुंचाएगी? इन्वेस्टर कौन होगा? इन्वेस्टर वो हम लोग। तो आप ये भी कह सकते हो ना, हम लोग बोले तो फिर यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर। तो फिर ये डिपॉजिटरी क्या हुई? ये हो गई आपकी। सर बात समझ में नहीं आती, हम एकदम लेमैन है, हम नहीं समझ पाए ये बात। आप बाइक एक्टिवा व्हीकल चलाते हो? हाँ चलाते हो। क्या आप ही के नाम पे है? नहीं 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 नहीं, वो होगा आपके पेरेंट्स के नाम पे। बट आपसे कोई पूछे ये बाइक एक्टिवा किसका है, तो कहा क्या जाता है? मेरा है। वो आपका है या आप उसके बेनिफिशियल ओनर हो? आरटीओ डिपार्टमेंट में वो व्हीकल किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? तो रजिस्टर्ड ओनर तो वो हो गए ना। तो आप ये कह सकते हो आपके नाम पे नहीं होने के बाद भी बेनिफिट आप ही ले रहे हैं। तो पूरा जो मैकेनिज्म हो ना डिपॉजिटरी का, ये इन्वेस्टर को फायदा देने के लिए हुआ। ये फिजिकल झंझटें खत्म करना। कंपनी सारे शेयर दे देती है किसको? डिपॉजिटरी। उस एक सिस्टम में डाला, सारे डीमेट कर लिए। डीमेट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमेट खाते में आते हैं फिर वो शेयर। तो वो फिजिकल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट का सिस्टम अब से यहाँ पे खत्म। बात समझ में आ गई? अब अगर मेंबर बनना है तो हम कब कब मानेंगे? जब आप कौन हो? सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम मतलब जिनका नाम मेमोरेंडम में लिखा है। सब्सक्राइबर होने का मतलब क्या है? जिन्होंने प्रॉमिस करा हुआ है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो सर्टेन शेयर खरीदेंगे। ये बेटा अगर आप एसबीसी पढ़े हुए हो
तो डोरमेंट कंपनी स्ट्राइकिंग ऑफ में कंडीशन आती है, उन्होंने पैसा दिया है, उन्होंने पैसा दिया है, इसकी हमने उनसे राइटिंग में ले लिए और आपको कंफर्मेशन देनी होती है कि वो पैसा आ चुका है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड था कुछ याद आ रही हो बात ही। सेकंड केस, कोई भी अदर पर्सन, आज मैंने कंपनी बना तो ली, बनाई, सब्सक्राइबर मैं था, आज मान लेते इन दो जनों की इच्छा है कि इनको भी कंपनी का मेंबर बनना है, कुछ नहीं करना, अप्लाई कर लो, मैं शेयर अलॉट कर दूंगा, आप अप्लाई कर लो, मैं शेयर अलॉट कर दूंगा, आप मेंबर बन सकते हो। तीसरा पॉइंट वो हो गया बेनिफिशियल वाला, बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिट, ये हो गया ये वाला केस। अब मेरे को बताओ, जो कंपनी डीमेट फॉर्म में शेयर दे रही है तो उसके लिए तो पॉइंट नंबर 3 ही चलेगा, और अगर कोई कंपनी फिजिकल फॉर्म में दे रही होगी तो उसके लिए ये वाले पॉइंट, पर ज्यादातर फॉर्म अब 3 पे ही स्विच हो गया है। तो मेंबर बनना है तो दो बातें पूरी कर लो, इन पॉइंट्स के थ्रू आप मेंबर बन जाओ। मेंबर का मतलब समझ में आ गया। अब मेंबर बन कौन सकता है? पहला नाम, माइनर कौन होता है? बिलो द एज ऑफ 18, और मेजर कब होगा? 18+1 डे, क्योंकि 18 होने पे आप मेजर नहीं हुए, आप पूरा दिन निकाल लो उसके बाद मेजर होंगे। क्या माइनर को शेयर अलॉट हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? कौन था हाँ वाला? सीधे, या आप याद करना, पढ़ाते वक्त भी मैंने कहा था सीधे हाँ मत कहो, आप बोलो जनरली ना, एक्सेप्शनली हाँ, और वो एक्सेप्शनली हाँ भी कब होता है? आप माइनर हो, आप माइनर हो, आपके लिए शेयर्स आपके नेचुरल गार्जियन ने लिए, और वो भी कौन से लिए? फुली पेड अप। अगर पार्टी पेड अप हुए तो क्लियर है कहानी ये। अब मैंने 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 यहाँ किया क्या है, माइनर वाले पॉइंट में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ था, मैंने उठा के जो की कंसेप्ट थे ना वो उठा के सामने डाल दिया। अगर आप ये कर लोगे ना तो अपने नोट से भी अगर आप देखोगे तो भी हो जाएगा, अब मॉड्यूल से देखोगे तो भी हो जाएगा, इवन अगर आप मैं कहूँ ना किसी भी रेफरेंस किताब से भी देखोगे तो भी सॉल्व होगा। यही की कंसेप्ट था इसका। सेकंड नाम क्या रहा? ट्रेड यूनियन क्या होती? जैसे वर्कर्स की होती है, बिजनेसमैन की होती है, इलेक्ट्रॉनिक हो ना, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक एसोसिएशन बना लिया अपन ने। अब ये ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, और जब ये रजिस्टर्ड बॉडी है तो ये मेंबर बन सकती है। रजिस्टर्ड बॉडी होने का मतलब जो भी इसका मेंबर होगा वो एक अमाउंट है कंट्रीब्यूट करता है ईयरली, उस अमाउंट को अगर आप चाहो तो कंपनी के शेयर्स में भी लगा सकते हो। इवन यू कैन बिकम अ मेंबर, आपके 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 नाम से नहीं, ट्रेड यूनियन के नाम से। डन है कहानी ये। तीसरा नाम क्या है? आप बनाओ यार, विदेशी को भी बनाओ, लेकिन अलाउड है सब्जेक्ट टू। अब फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। अब जब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आता है तो उनका बाप साथ में कौन आएगा? आरबीआई। डन है कहानी। लेकिन अगर जब आप मेंबर बने थे, आप फॉरेनर हो, मान लेते हैं उस कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर हो गई जहां से आप आए हो, उस दौरान उस टाइम के लिए आपको क्या मान लिया जाएगा? अच्छा, एलियन फ्रेंड के साथ काम हो सकता है, एनिमी के साथ? एलियन मतलब बाहर वाले, एनिमी मतलब वॉर। एलियन मतलब बाहर वाले, फ्रेंड मतलब जिनके साथ वॉर नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या आ जाएगा? एलियन फ्रेंड के साथ किया। क्लियर है कहानी? याद आ रहा है नाम ये? मैंने मेरे शेयर, मैंने मेरी चीज कहीं गिरवी रखी, अब बेटा गिरवी रखी है तो उसको ओनर थोड़ी बना दिया है। आज प्रमोटर अपने शेयर गिरवी रख के पैसा उठाते, तो उन्होंने शेयर गिरवी रखे, गिरवी रखे मतलब वो है पोनर, जिसके पास रखा वो हुआ पोनी। तो क्या मैंने ओनरशिप ट्रांसफर करी है क्या यहाँ पे? तो ओनरशिप तो अभी भी मेरे हाथ में, तो जब ओनरशिप मेरे हाथ में है तो मेंबर तो अभी भी कौन रहेगा? पोनर ही रहेगा। डन है कहानी? अच्छा, याद आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। सिंपल तरीका रखो, चैप्टर में बताता चलूंगा, आप हल्का सा देखो, अगले दिन मैं उसका एक रैपिड फायर रिकॉल करवा दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा। छोटे छोटे चैप्टर आधे आधे एक एक घंटे में निकल जाएंगे सारे। माइंड भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये करे बाद एक हल्का सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। बात याद तो है और सवाल सॉल्व तो हो जाएंगे अपने। इसके बाद नाम क्या रहा? ये पढ़ाते वक्त भी एक बात बताई थी, हम इसे पता है क्या नहीं मानते? सर सेपरेट लीगल पर्सन नहीं मानते, इसका मतलब ये इनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, कंपनी लॉ में हम इन्हें एक सेपरेट लीगल पर्सन नहीं मानते, तो इसका ये मतलब ही इलीगल है? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। लेकिन फर्म नहीं बन सकती, पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन कैसे? ये बात समझ में आ रही है? सेपरेट लीगल पर्सन नहीं,
बेटा पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, बट हम कह रहे हैं हम कंपनीज एक्ट वाले उन्हीं चीजों को लीगल मानते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, इसका मैंडेटरी नहीं होता सर। लेकिन अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड, लेकिन हो तो ना, होना जरूरी है नहीं है, कंपलसरी होता तो फिर बात ही अलग होती। डन है कहानी। अच्छा ये कह सकते हैं कि अपन, एक टॉपिक आपने कभी पढ़ा होगा, अगर 50 मेंबर है आप चलाओ कहाँ, 50 के ऊपर होते ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। अच्छा एक मिनट एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हो ऐसी फर्म मतलब उसमें 50 मेंबर तक तो हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी मत करवाओ, बट 50 से ऊपर होते ही क्या करवाना पड़ेगा, ये बात तो जनरली आप फर्म में भी नहीं पढ़ोगे। इवन अपने कंपनी लॉ में पता है पार्टनरशिप फर्म को क्या कहा जाता है, बट ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं। हम जानते हैं कंपनीज एक्ट में कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो अनरजिस्टर्ड कंपनी जैसा कोई कंसेप्ट हमारे साथ है ही नहीं यहाँ पे। उम्मीद है याद आ गई ये बात। अगला नाम इनका अपग्रेडेड भाई, अब वो मत समझना ना एलएलपी क्या होती है, एक मिक्सर लिया एलएलपी डाला मतलब पार्टनरशिप डाला कंपनी डाला आउटपुट आ गया, ये है तो वही बात। ये प्रैक्टिकली आता कि इनके लिए प्रोफेशनल्स के लिए एलएलपी गवर्नड होता है अपने सेपरेट एक्ट से, रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है, फर्म नहीं बन सकती लेकिन एलएलपी बन सकती है। याद आ गई ये बात। क्वेश्चन पता क्या बनते हैं, आपको 5-6 नाम दे देंगे, आपको ये बताना है ये मेंबर है या नहीं है। माइनर के ऊपर कॉमन केस स्टडी आती है, फॉरेनर पे केस स्टडी आती है, किसी इंडिविजुअल पॉइंट पे 3-4 नंबर का सवाल आ जाएगा, आपको 10 ये पहचानना है क्या ये मेंबर है या नहीं। एक कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम्स के अंदर, मेंबर एंड शेयर होल्डर मीन्स द सेम, कमेंट, member and shareholder means the same, comment. Yeah, the term member and shareholder, the term member and shareholder can be used interchangeably, comment. एक कॉमन क्वेश्चन है तो उसमें टेक्निकली आपको शेयर होल्डर कौन होता है और मेंबर कौन होता है ये बताना है, बात खत्म वहां पे। इसके बाद अगला नाम, अब ये याद करो एक बार मैं ये नहीं पूछ रहा इंसॉल्वेंट मेंबर बन सकता है क्या, क्या वो बना रह सकता है क्या, एक 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 एकदम कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, इंसॉल्वेंट को हम मेंबर बनाएंगे नहीं, बट अगर है तो बना के रख सकते हैं, कब तक, जब तक उसका नाम कहां है, जिस दिन नाम हट गया ना रजिस्टर में से मेंबरशिप खत्म। लाइन ध्यान से फिर सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा कि इंसॉल्वेंट मेंबर बन सकता है कि, आई एम जस्ट सेइंग वो बना रह सकता है, बना रह सकता है कब तक, जब तक ये रजिस्टर अपडेट ना हो। एचयूएफ क्यों यार, सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, एचयूएफ में जो फैमिली मेंबर्स है क्या वो इंडिविजुअली बन सकते हैं, उसमें तो माइनर है वो बन सकता है, तो माइनर तो फिर ऊपर आ गया ना, बात समझ में आ रही है। तो एचयूएफ के नाम से तो मेंबर नहीं बनना, लेकिन एचयूएफ के मेंबर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेंबर बन सकते हैं। डन है ये बात। एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, बट एक छोटी सी कंडीशन है। सर मेमोरेंडम से ऑथराइज क्यों, ऐसा क्यों। अच्छा मेमोरेंडम में एक एसोसिएशन क्लॉज भी आता है, आपको मेंबर बनना है ना, वहां डाल दो ये बात, एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, डाल दो उसमें ये बात, मेमोरेंडम में एसोसिएशन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, आप डाल दो ये बात। बट ये होगा कब, जब कहां से ऑथराइज है। लेकिन मुद्दे की बात, एक सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन अगर उसको बनना है, लेकिन उसको बनना है तो 3 केसेस है। पहला क्या है, वो मेंबर है नहीं, उनको बनना पड़ गया, मेंबर है नहीं उनको बनना पड़ गया, कैसे बनना पड़ गया होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर था, उसकी डेथ हो गई और उसके शेयर सब्सिडियरी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो गए। क्या मैंने अप्लाई करा है मेंबर बनने के लिए, नहीं। क्या मुझे शेयर अलॉट हुआ है, आप ये कह रहे हो अलॉट किसी और को हुए थे, उसकी डेथ हो गई और उसने वो शेयर कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, तो पॉसिबल है ये। तो मैं डायरेक्टली मेंबर नहीं बना, मैं इनडायरेक्टली मेंबर बना, ये अलाउड है यहाँ पे। अच्छा एक होता बेटा याद करना, ये बात समझ में आ गई ये क्या है। इसके बाद सेकंड केस क्या है, ये ट्रस्टी वाला केस क्या है,
हमने एक ट्रस्ट सेटअप कर दिया, हमने एक ट्रस्ट सेटअप कर दिया, उस ट्रस्ट के नाम पे कंपनी की शेयर ट्रांसफर कर दी। जैसे आप सीएसआर पढ़ोगे जब भी कभी अपन वापस अभी करेंगे, तो सीएसआर में भी अपन क्या करते हैं, ट्रस्ट सेटअप कर सकते हैं। आप चाहो तो पैसा ट्रस्ट में डाल दो सारा। आपने सेबी में भी पढ़ा है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। आप फाउंडेशन सेटअप कर दो, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, वहां पे अपने शेयर ट्रांसफर कर दो। आप एक सब्सिडरी सेटअप कर दो। अब वो सब्सिडरी जो शेयर होल्ड कर रही है, वो जनरली होल्ड कर रही है एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रही है। तो क्या मैंने अप्लाई करा है शेयर्स के लिए? आपने दिए है ना, पर शेयर्स मेरे पास है, शेयर्स मेरे पास है, तो मेंबर तो मैं बन गया ना। और लास्ट क्या है सबसे मेन, सुनो साथ में एक मिनट साथ में पढ़ो इस बात को। ऑलरेडी आ मेंबर बिफोर बिकमिंग सब, हम पहले से ही मेंबर है, तो आप क्या कंटिन्यू कर लो एज अ मेंबर। आपको वोटिंग राइट तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप नाम के मेंबर हो, आपका तो सबसे मेन काम है वोटिंग, वो नहीं मिलेगी आपको। किसको यहां तक याद नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है? डने कहानी। अच्छा, कल अगर आप पढ़ के आए हुए बातें, तो माइट भी मेरे हिसाब से कुछ तो एडवांटेजेस है ये। कल पढ़ा, आज रैपिड फायर, फिर एक चैप्टर दे दूंगा आज। आज कर लो, हल्का हल्का देख के आ जाओ आप, उसको फिर मैं रिकॉल करवा दूंगा। अभी बेटा आप लोगों में पेशेंस है, आप कब तक कनेक्टेड रहोगे? जनरली क्या होता है, मैराथन मैंने देखा है कि अप्रैल मंथ में ज्यादा लगती है। मेरी सोच कहती है अप्रैल एंड से लगने में ज्यादा फायदा है। सर हमने कंपनी लॉ का चैप्टर देखा, हो ही नहीं रहा हमसे, तो याद ही नहीं आ रहा। तुम पढ़ लो, याद मैं दिला देता हूँ। सर सेबी पढ़ते हैं, सेबी याद ही नहीं आती, सेबी याद ही नहीं होती। तुम एक एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लो, उसका जितना रिकॉल हो सकता है वो मैं करवाता चलूंगा। ये दो चैप्टर, दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। तो कनेक्टेड मेरे साथ रहते हो एग्जाम तक। आप चैप्टर मैं बताता जाता हूँ, तैयार आप कर लो, अगले दिन रिकॉल मेरे साथ कर लो। 50-60 नंबर की तैयारी तो मैं दोनों सब्जेक्ट में करवा दूंगा। बट थोड़ा सा लोड लेना, और लोड भी क्या लेना है, आधा पौना घंटा चैप्टर देख के आना है। देखो जो भी जना वीडियो देखेगा ना, चाहिए अगर आप थोड़ा बहुत भी देख के बैठोगे, आपको इस पोजीशन में मैं ला दूंगा कि एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब बाकी आपके हाथ में है। डन है यहाँ तक? ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने एक या दो बार पूछा हुआ है। क्या जीडीआर होल्डर, एडीआर जीडीआर होल्डर क्या कंपनी का मेंबर होता है या नहीं होता? पहली बात, एक पूरा मैकेनिज्म याद दिला देता हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। मेरे को पता है आप सबको अच्छे से आता है, मैं रिकॉल करवा देता हूँ फुर्ती से, अपने माइंड में बोलते जाओ और मेरे साथ सुनते जाओ। पहली चीज, डीआर होते क्या है? डीआर कुछ नहीं है, दे आर जस्ट लाइक, बट इनमें क्या नहीं होता? तो डीआर इशू कहां पे होंगे? ये इंडिया के बाहर इशू होते हैं, ओवरसीज होते हैं। तो जो ओवरसीज इन्वेस्टर, उनको वोटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उनको डीआर उन्होंने ले लिए। जैसे नाम बताऊं आपको, इन्फोसिस, इसके एडीआर लिस्टेड है यूएस के अंदर, तो आप चेक कर लो, टाटा मोटर, इन सबके एडीआर बाहर लिस्टेड है। तो उन लोगों को वोटिंग से इंटरेस्ट नहीं है। तो ये लोगों का मैकेनिज्म क्या होता है? एक इंडियन कंपनी क्या करती है, एक मिनट, एक इंडियन कंपनी क्या करती है, शेयर जमा करवा देती है। उन शेयर्स को पता है टेक्निकली नाम क्या देते हैं? अंडरलाइन शेयर्स। मतलब इनके बैकअप में हमने क्या करा, जो अंडरलाइन शेयर्स है जमा करवा दिए किसके पास? डोमेस्टिक कस्टोडियन। मतलब इंडिया में एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी कंपनी जो शेयर्स को होल्ड कर लेगी। अब पता क्या होता है, ये बता देते हैं हमारे पास शेयर जमा हो गए, अब आप अब्रॉड आ जाओ, अब्रॉड आके क्या कर दो, किसको, कि क्या इशू कर दो, फॉरेन इन्वेस्टर को। और पता क्या होता है, ये जनरली कस्टोडियन और डिपॉजिटरी सेम कंपनीज होती है। मान लो जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया भी है, तो इंडिया वाली को यहाँ हायर कर लो और बाहर वाली वहां मैनेज कर लेगी। जब सेम कंपनी होती है तो दोनों को टैकल करना भी आसान हो गया। ये बता देते हैं शेयर यहाँ जमा हो गए, जमा हो गए, इसके बेस पे इंडिया के बाहर क्या इश्यू हो जाएंगे, डीआर। अब मान लो आपके पास डीआर है, क्या डीआर होल्डर कंपनी का मेंबर होगा? क्या क्या डीआर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में होगा? नहीं होगा। क्या उसके पास शेयर्स है? नहीं। क्या उसके पास वोटिंग राइट है? नहीं। लेकिन उसके आग लग रही है, उसको मेंबर बनना है। एक काम कर, एक काम कर, मेंबर बन जा। कैसे? नॉट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी अनलेस, कब तक? जब तक वो शेयर्स को किसमें कन्वर्ट, जब तक वो डीआर को किसमें ना कन्वर्ट कर ले। अब एक सिंपल बात बताओ, डीआर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जाना कहां पे? हमारे लिए ओवरसीज है ये, उसके लिए जो डोमेस्टिक डिपॉजिट है उसके लिए, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर के लिए।
वो जाएगा वहां पे, डॉक्यूमेंट देगा। अब सुनो मेरी बात पूरी। हमारे लिए जो ओवरसीज है वो उनके लिए डोमेस्टिक है, और हमारा जो डोमेस्टिक है उनके लिए। तो उसने अपनी डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को बोला कि ये काम करवाओ, तो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के लिए फिर हम कौन हो गए? वो यहां से शेयर रिलीज करवा देंगे इनके नाम पे। अब ये बात ध्यान रखना, इस पूरे मैकेनिज्म में फेमा आरबीआई रेगुलेशन चलेगी। क्यों चलेगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर इन्वॉल्व हो गए तो आरबीआई रेगुलेशन चलेगी, और पूरी गाइडलाइंस का कंट्रोल भी किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। किसको याद नहीं है ये बात बताओ? डने ये कहानी। एक काम करते हैं, मेंबर को निकाल देते हैं, मालिक को घर से निकाल देते हैं। नहीं, क्यों? लेकिन मैंने तुम्हें पावर दे दी, आर्टिकल में नियम डाल दिया, डायरेक्टर के हाथ में दे दी। अच्छा एक मिनट, मुझे याद है कंपनी लॉ के बेसिक्स में एक बात हमें हमेशा अपन ने पढ़ी है, आर्टिकल में कुछ भी लिख देने से वैलिड नहीं होता। और पता है अपन कंफ्यूज कैसे होते हैं? ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल में। ये कहाँ से ऑथराइज है? तो आर्टिकल में कुछ भी लिख दिया तो कुछ भी लिखना वैलिड है। हम क्लियर कट क्या करें, एमसीए ने क्लैरिफिकेशन दी, पहले डीसीए चलता था, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, यू कैन नॉट एक्सपेल एनी मेंबर। इवन अगर ये पावर आप डायरेक्टर्स को दे भी देते हो तो भी ये करना अलाउड नहीं है। याद आ रही है ये चीज? नीचे पढ़ लो इधर, इसके ऊपर भी बहुत बहुत बार क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। कुछ नहीं होगा, सिंपल केस स्टडी बनती है। अपन पता है क्या गलती करते हैं? पढ़ के अपन एक्स्ट्रा लोड लेते हैं जबरदस्ती। कोई क्वेश्चन सिंपल भी होता ना, जबरदस्ती उसमें एक्सपर्टिज्म डालते हैं। अब देखते ही सीधा सीधा क्वेश्चन ये आ गया, क्या आर्टिकल उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा पे दे दिया, आर्टिकल से ऑथराइज, वो इन्वर्टेड कॉमा वहां लगे, ये तुम्हारे दिमाग पे लगे। तो जिन्होंने रट्टा मारा हुआ है ना, उनके हिसाब से आर्टिकल में लिखा है मतलब हो सकता है। वो एक बात समझने को तैयार ही नहीं है। मेंबर ओनर है, उन्होंने डायरेक्टर को लगाया, तो डायरेक्टर उन्हें कैसे हटा सकते हैं? ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने यहां दे दी कि यू कैन नॉट एक्सपेल एनी मेंबर। अच्छा, मेंबर का अगर एक्सपल्शन करना है, एक्सपेल करना है, क्या केसेस होंगे? वो शेयर ट्रांसफर कर दे, उसके शेयर ट्रांसमिट हो जाए, उसने पैसा नहीं दिया हो, इंसॉल्वेंट हो जाए, ये एक एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर के पॉइंट्स थे, उसमें लिखे हुए ये सारे। यहां तक याद आ रही है ये चीज? इस पे केस स्टडी आई हुई है, हर टॉपिक पे केस स्टडी है, हर टॉपिक पे। क्या है ये केस स्टडी बताओ? टॉपिक सॉरी, रजिस्टर ऑफ मेंबर रेक्टिफाई करवाना है। पहली बात, वो रेक्टिफाई क्यों करवाऊंगा? 3 रीजन है, 3। या तो नाम गलती से एंटर कर दिया, गलती से हटा दिया, नहीं तो डालने और हटाने में अनरीजनेबल टाइम दे रहे हो। फिर सुनो मेरी बात, या तो आपका नाम एंटर कर दिया विदाउट सफिशिएंट रीजन, नहीं तो आपका नाम, नहीं तो अननेसेसरी डिले कर रहे हैं एंटरिंग और रिमूविंग। आपका नाम डालना या आपका नाम हटाने में अननेसेसरी डिले कर रहे हैं। मान लो काम 2 दिन में हो जाना चाहिए, 20 दिन हो गए, नहीं हुआ, आप जा कहां सकते हो? ये सबको याद है, ये सबको याद है, लेकिन ये बात याद होनी चाहिए। मैं ये बताओ क्या था बेटा, ये एग्जामेशन आप दोगे किसको, ये बताओ पहले। ये जनरली उस केस पे होगा जब कोई फॉरेन मेंबर्स होंगे या डिबेंचर होल्डर्स होंगे, मतलब फॉरेन वर्ड होगा तो ही तो बाहर अप्लाई करोगे। मतलब इतनी सी गलती के लिए, क्योंकि आप ये कह रहे हो बाहर वाले इंडिया आएंगे, नहीं आएंगे, हमने उनको ऑथराइज कर दिया। पता है इससे फायदा क्या होता है? एक फॉरेन इन्वेस्टर की नजर में इमेज ज्यादा इंप्रूव होती है, और बाहर से इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होते हैं, तो आपको सब याद आ जाएगा। ये याद रखना है मेन। ऊपर वाला पॉइंट लॉजिकल है, एनसीएलटी में जाना लॉजिकल है, वो वाला पॉइंट थोड़ा सा सेंटर पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे क्लिक होने की चांस कम होती है, तो ये याद रखना है। इवन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया। डन है कहानी ये? अच्छा, अगर अपन को अपील लगानी है तो पता है जनरली मैकेनिज्म क्या होता है अपील का? सामने देखना एक बार। सबसे पहले अपन जाते हैं रीजनल डायरेक्टर के पास, उसके बाद लेवल आता है आरओसी का, उसके बाद आता है, फिर आता है एनक्लेट, और फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। ये सब कुछ फाइनल के अंदर है, ये सब प्रोफेशनल में है। बट ये थोड़ा सा पता होना चाहिए है कि ये क्या होता है, पेनल्टी अमाउंट, क्या गलती आपने करी उस हिसाब से डिवाइडेड है सारे। एनक्लेट जानते हैं क्या होता है?
एपलेट ट्रिब्यूनल। पुराने केसेस में क्या होता था, एनसीएलटी के बाद हाई कोर्ट लिखा जाता था, हाई कोर्ट हटा दिया गया और उसकी जगह नया क्या डाल दिया गया, क्या चीज, अगली हेडिंग क्या आ रही है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा अपन ने ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट हेडिंग छोड़ दी। ऑलमोस्ट सारे जितने मेन कंसेप्ट है वो मैंने सारे यहाँ लिखे हुए हैं। लास्ट में अगर आप देखोगे ना, अदर टॉपिक्स में मैंने सबके नाम डाल दिए इनको बातों बातों में डिस्कस कर लेंगे। एस्टॉपल हुआ, मेंबर के राइट्स, सेजेशन, वो वीटो राइट, वो अपन बातों बातों में डिस्कस कर लेंगे सारा। अब देखो जल्दी से, हाँ दिखाएंगे उसकी भी झलक। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन क्या ये बिग बॉस का नॉमिनेशन है? नहीं, ये कंपनी का नॉमिनेशन है। हाँ, इफ यू आर हैविंग एनी सिक्योरिटी, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, इट्स मैंडेटरी फॉर यू कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, नॉमिनी। किसी भी बंदे को नॉमिनेट कर लो, जॉइंट होल्डर हो ना, मिलके नॉमिनेट कर लो, एक सिंगल पर्सन को कर लो, टू whom shares are to be transferred, मेन बात, मेन बात, ऑन द डेथ ऑफ ऑल द जॉइंट होल्डर। ऑल मतलब ए बी सी तीन है, उन्होंने डी को नॉमिनी बनाया, ए मरे, बी मरे, सी मरे, तीनों मरे, तो शेयर नॉमिनी को ट्रांसफर होंगे, एक या दो के मरने पे नहीं होंगे। नॉमिनेशन बना दिया, आप चाहो तो वेरी कर दो, कैंसिल कर लो, चेंजेस कर लो, लेकिन अगर माइनर है ना नॉमिनी, तो उसका एक लॉफुल गार्जियन भी लगाओ। भैया माइनर, सॉरी नॉमिनी खुद ही माइनर है, अगर माइनर की ही डेथ हो गई, मान लो जो मेन बंदा था उसकी डेथ हो गई और उसके नॉमिनी मतलब माइनर की भी डेथ हो गई, फिर शेयर्स का क्या होगा? बात समझ में आ रही है? मान लो मुझे किसी को नॉमिनी बनाना है, मैंने किसी माइनर को बना दिया, आप बनाओ, हम मना नहीं करते, साथ में एक नाम बता दो उसके, 1% अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? इसके बाद ये कंपनी को रिकॉर्ड करना होता है बुक्स में 2 महीने के अंदर। नॉमिनी चाहे, सबसे बढ़िया पॉइंट इस पे केस स्टडी आती है एग्जाम में, या तो चाहे तो खुद रजिस्टर हो जाए एज अ मेंबर, नहीं तो एक ऑप्शन है, क्या लिखा है आगे, अच्छा पहले मैं शेयर अपने नाम पे रजिस्टर करवाऊं, उसके बाद फिर ट्रांसफर कर, नहीं नहीं, होता क्या, 2-4 डॉक्यूमेंट आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 2-4 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मतलब डबल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। मान लेते हैं किसी ए की डेथ हुई, शेयर बी को मिले, बट बी को मेंबर बनना नहीं, उसको शेयर सी को ट्रांसफर कर दे, आप सीधे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या, मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट, आपके नॉमिनेशन का सर्टिफिकेट और ये सारे ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, आप पूरी चेन लगा दो कंपनी में, कंपनी क्या करेगी, सीधा आपके नाम पे ना करके सी के नाम पे ही कर देगी, टाइम बच जाएगा आपका। और इसके बाद मैंने नॉमिनी का फॉर्म भर लिया है और अचानक से डेथ हो गई किसी की, इफेक्टिव कब होगा, आपने फॉर्म भर लिया, कंपनी में चला गया। एक एक सिंपल कहानी है, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक नॉमिनी फॉर्म दिया 14 अप्रैल को मिस्टर ए के नाम से, 21 अप्रैल को उसने कहा नहीं नॉमिनी चेंज करना है, मिस्टर बी को बनाना है, फॉर्म बना भी निकाल भी लिया, साइन भी कर लिया, जमा होने से पहले उसकी डेथ हो गई कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से कौन वैलिड है? बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। अब इसके अलावा नॉमिनी में था क्या, आप चेक कर लेना, यही था पूरा, ये समअप फॉर्म में हो गया है, बट समअप में भी अपन ने कोई काम का पॉइंट नहीं छोड़ा और ऐसे बकवास पॉइंट भी ले लिए जो शायद आ भी सकते हैं। आप बाकी जब नॉमिनेशन पढ़ोगे ना, फॉर्म्स का बता रखा है कि एस 13 में ये फॉर्म जाएगा, ये जाएगा, वो वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है। एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला सवाल, शेयर होल्डर में हम टेक्निकली किसका नाम ले रहे हैं? अच्छा क्या ये पॉइंट डिबेंचर होल्डर पे भी एप्लीकेबल है क्या? ये कहां लिखा हुआ है? हाँ तो तुमने बोल दिया, कहां लिखा हुआ है? नहीं, फिर भी इसकी मीनिंग कोई नहीं निकाल सकता। आप जब फाइनल में कॉर्पोरेट फंडिंग और ये सब पढ़ोगे, तो वहां पे जब डिबेंचर होल्डर के राइट्स में भी कोई चेंजेस होते हैं, तो यही सेम कंडीशन चलती है। क्या पता है एग्जामिनर एक क्वेश्चन बना दे, एक्स वाई जेड आर लिस्टेड कंपनी, और डिबेंचर होल्डर के राइट्स में कुछ चेंज करना चाह रहा है, आप अटक कहां जाओगे? टॉपिक का नाम क्या था और सवाल हमने किसका पूछा? अब दो इसका आंसर, तो पूरे कंपनी लॉ में तो मिलना नहीं, जबकि इसका सीबी में रेफरेंसेस है। अब कैसे अगर वेरी करने, तो पहला पॉइंट क्या है, या तो मेमोरेंडम आर्टिकल से ऑथराइज, बीच में ध्यान देना और है, और मतलब ये नहीं, तो फिर ये करना कहीं पे भी प्रोहिबिटेड नहीं है, या तो ऑथराइज कर लो
या नॉट प्रोहिबिटेड एनीवेयर, या तो उसको करना अलाउ करवा लो, नहीं तो कहीं पे भी डिसअलाउड नहीं। और बीच में ध्यान दे देना और लिखा हुआ है, और यहाँ एंड आ रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसेंट लो इन राइटिंग कितनों की। जनरली यहाँ गलती क्या होगी, 3/4 नंबर लिख लोगे, 3/4 मेंबर्स का निकाल लोगे, जब क्या निकालना किसका है बेटा। वैल्यू बोले तो 100 करोड़ का टोटल है, मान लो 100 जनों के पास है, हमें 100 का 3/4 नहीं निकालना, हमें वैल्यू का 3/4 निकालना है। इतने जने जिनके पास 75 करोड़ के शेयर है, या तो वो हाँ कहते राइटिंग में। अगर ये बात हो जाए तब तो बहुत बढ़िया, अगर ना हो तो क्या है, SR 5 डेटा सेपरेट मीटिंग। मतलब क्या ये सेपरेट मीटिंग क्लास मीटिंग हो सकती है या नहीं, और प्रैक्टिकली क्लास मीटिंग ही होती है। अगर ये इक्विटी वालों का केस होता तो GM ही लिखा होता। बात याद आ गई है। अब यार काम करते हैं तो कोई ना कोई नाटकबाज भी मिलते हैं, अब उनको नाम क्या दे दो। हम तो जानते हैं डिसेंटियन का परसेंटेज, अब इनको अपील कहां लगाने का मौका, और वेरिएशन फाइनल केवल जब होगा, मतलब मैं कोई काम कर ही रहा था, करते करते आप इससे खुश नहीं हुए, आप आगे NCLT में अपील लगते ही वो होता हुआ काम एक बार स्टे लग जाता है, और वो काम करना तो वापस कब होगा, मान लो 2 महीने लग गए अप्रूवल में, तो 2 महीने तक वो चेंज इफेक्टिव नहीं होगा। डन है कहानी। कभी कभी एग्जामिनर सीधे सीधे ये पूछता था राइट ऑफ डिसेंटियन शेयर होल्डर, पूरे कंपनी लॉ में राइट ऑफ डिसेंटियन शेयर होल्डर इसी टॉपिक में है, तो आपको केवल ये नहीं समझाना, आपको पहले ऊपर वाला समझाना पड़ेगा। यहां तक याद आ गई बात है। एक टॉपिक था आपके नोट्स में मॉड्यूल में, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, उसके बाकी पॉइंट सारे सिंपल थे, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, सब्सक्राइबर, ये सारे। एक नया पॉइंट था केवल, एस्टॉपल मींस मैं कंपनी का मेंबर नहीं हूं, फिर भी शो कर दिया एज अ मेंबर हूं, और मना भी नहीं करा। या मान लो मैं यहां खड़ा हूं, आप लोगों ने कहा ये हमारी कंपनी का मेंबर है, मैं मना भी नहीं करता कि मैं मेंबर नहीं हूं, डीम्ड एज अ मेंबर। क्यों क्यों क्यों, विदाउट सफिशिएंट कॉज अलाउ हिज नेम टू बी एंटर्ड इन द, आगे जाके यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग योर मेंबरशिप। स्टॉप्ड मतलब अब आगे जाके आप इस बात को मना नहीं कर सकते कि आप मेंबर नहीं है। बल्कि मैं कहूँ ना, ऐसे केसेस में आपके ऊपर तो जनरली फ्रॉड के केस बनते हैं, तो मेंबर थे ही नहीं तो फिर दिखाया क्यों, अपना नाम डलवाया ही क्यों, उनको अलाउ ही क्यों करा ये शो करना कि आप ऐसा मेंबर हो। डन है ये। अब मेंबर के राइट्स की अगर मैं बात करूंगा, वो भी 25 अप्रैल को, जब तक ऑलमोस्ट मैं मानता हूं जो भी जाना ये वीडियो देखेगा ना, उसे कंपनी लॉ कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ तो है। पूरे कंपनी लॉ में जहां जहां मेंबर के राइट्स हो अपनी अपनी जगह लिखे हुए, जैसे मान लो मीटिंग में नोटिस रिसीव करना, प्रॉक्सी अपॉइंट करना, वोटिंग करना, तो राइट्स आप पूरे कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो, वही राइट्स आपको एक जगह यहाँ लिखे हुए मिलेंगे। मेंबर का सेसेशन मतलब मेंबर की डेथ हो गई, उसने शेयर ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसमिशन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ये भी टॉपिक सिंपल सा है, ऊपर से ही कनेक्टेड है। एक टॉपिक माइट भी दिक्कत देता है, वीटो पावर। क्या होता है वीटो पावर? आए, मैं नहीं जाने दूंगा आपको, कुछ याद हो गया, रियलिटी शोज में नहीं दिखाते सबसे फेवरेट डांसर, उसको वोट्स नहीं मिले और वो एग्जिट ले गई, अचानक से जजेस कभी कभी कहते हैं कि हम अपनी वीटो पावर के तहत जनता के डिसीजन को नहीं मान रहे, तो अगर वो कहे तो वो यही कहते हैं आई फॉरबिड, हम वो डिसीजन मानने को तैयार ही नहीं है, तो उनके पास ये पावर होती है। बट जनरली कंपनी लॉ में ऐसी कोई पावर नहीं है, बट ये वाली पावर तो है। बट कास्टिंग वोट कब काम आएगा? तो चेयरमैन को एक और सेकंड वोट मिल जाता है, बट ये मिलता केवल कब है, जब इक्वालिटी आती है, और ये इक्वालिटी का यूज केवल कहां होगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के केस में, एसआर में इसका कोई यूज नहीं है। इसके अलावा कोई टॉपिक मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ था। एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट था, एक इसमें शेयर होल्डर डेमोक्रेसी है,
जो प्रैक्टिकली ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट मेजोरिटी माइनॉरिटी से ही कनेक्टेड है। अपन ने रिसेंटली द मेजोरिटी माइनॉरिटी पढ़ा था, आप अगर रेगुलर वीडियोस भी देख रहे होंगे तो उसमें उस टॉपिक के साथ मैंने ये बोला था एक चैप्टर आएगा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, वहां पे एक पूरा टॉपिक आएगा फॉस वर्सेस हार्बॉटल करके, उसके अंदर कवर्ड होगा, फिर वहां कवर हो चुका है, यहाँ का है भी नहीं तो जनरली अपन यहाँ ले भी नहीं रहे। जनरली आप ये कह सकते हो ज्यादातर काम करने के लिए पहले अप्रूवल किसका लेना होता है, बीओटी का। बट अगर कहीं लिखा हो ना तो आपको शेयर होल्डर का भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है। जैसे मान लेते हैं 179 पावर्स ऑफ बीओटी, वहां पे बता रखा है ये सारे काम बीओटी ही करेगा, बट सर्टेन काम ऐसे है करना बीओटी को है, लेकिन अगर लिमिट एक्सीड हो रही है तो शेयर होल्डर के सामने प्रपोजल रखो और उनसे भी इसका अप्रूवल दो। ये सब कुछ मिला के एक ये छोटा सा चैप्टर था मेंबरशिप। रेगुलर क्लास में चलता है ये 5-7 दिन, अभी मेरे हिसाब से अराउंड 30-35 मिनट्स में अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। केवल चैप्टर रीड कर लो, अगले दिन मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, आप बोलते जाओ, रिकॉल मैं करवाता चलूंगा। कोशिश अपन करेंगे जितने पहले तो छोटे चैप्टर्स है ना पहले उनको कवर करना। सर लेकिन पता है आपको मैराथन में लोग क्या दिखाते हैं, महा मैराथन 10 घंटे की डायरेक्टर की, इसकी उसकी, यार वो मेरे हिसाब से नाम से भी होते हैं, ये नहीं कह रहा वो नहीं करेंगे, बट मेरी सोच उल्टी चल रही है। डायरेक्टर और जीएम बच्चा जनरली नाम से भी पढ़ लेता है। आप हल्के में ये वाले चैप्टर लेते हो, मेंबरशिप, डेट कैपिटल, सीएसआर, चार्ज, डिविडेंड, पहले इनको तैयार कर लो ना, उसके बाद अपन वो भी कर लेंगे। अपन तरीका उल्टा कर लेते हैं। और माइट भी मैं ये मान रहा हूं, शायद आप भी मानोगे, असल परेशान तो अब होंगे आप, और अब पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, बल्कि मैं मान रहा हूं अब आपको एक ऐसा जाना चाहिए कि जो आपको हाथ पकड़ के धीरे धीरे आगे ले चले। एक चैप्टर आज हो गया पता नहीं चला, फिर 1-2 मैंने कल करवा दिए, फिर 1-2 कल करवा दी। कोशिश करेंगे जितना जितना ज्यादा से ज्यादा रिकॉल हो सके उतना कर ले। उम्मीद है क्लियर है कहानी, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू।